नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति बंगाल में बरपा कहर में। जी हां, बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में अभी हालिया में चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं और उसके बाद में अब लोगों को लग रहा है कि वहां पर कोरोना बढ़ गया है। जी हां, कोरोना ने सभी जगह अपना कहर बरपा दिया है। दुनिया भर में मौत का जो तांडव है वो हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है। किसी ने अपना सब कुछ खो दिया तो किसी ने अपने आप को। लेकिन सरकार की जो नाकामी रही है वो किसी से छिपी नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बंगाल की, जहां पर जब तक चुनाव रहे तब तक ना वहां पर कोरोना भटका और ना ही वहां पर मौत हुई, ना ही वहां मरीज सामने आए। लेकिन कल जैसे ही चुनाव के परिणामों का ऐलान हुआ, वहां पर सरकार को अचानक ही याद आ गया कि अब पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर बरप रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए अपने आदेश तक लागू करने के बाद में उनको पाबंदियां राज्य सरकार ने 24 घंटे के भीतर कुछ और बदलाव किए हैं। हालांकि एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने आदेशों तक राज्य में मिनी लॉकडाउन की घोषणा यहां पर जारी की थी। सरकार ने शुक्रवार को जारी गाइडलाइन में ये कहा था कि किसी भी तरीके की सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक मनोरंजन आदि के लिए एकत्रित होने वाले जगहों पर वहां पर रोक रहेगी। तो बंगाल की बात हम यहां पर कर रहे हैं, जहां पर हालिया में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद वहां पर लॉकडाउन की स्थिति का बोला गया है। कई गाइडलाइन वहां पर 24 घंटे के भीतर गाइडलाइन वहां पर जारी की गई है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए अगले आदेश आने तक पाबंदियों में सरकार ने 24 घंटे के भीतर कुछ बदलाव किए हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहां पर अलग अलग तरीके से बात यहां पर की गई है। पश्चिम बंगाल में तेजी से पैर यहां पर कोरोना पसार रहा है। 24 घंटे में 17,515 नए केस मिले हैं। इसके बाद चुनाव के बाद बंगाल में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। ममता सरकार ने नतीजों से पहले आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में हर 5वां शख्स कोरोना पॉजिटिव यहां पर देखा जा रहा है। तो बंगाल में एक कोरोना बम यहां पर फूटा जा रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है। ममता बनर्जी की यहां पर पोल खुल गई है और मेडिकल में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं वो भी ममता सरकार में देखने को मिल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए आदेशों तक पाबंदियों में राज्य सरकार ने 24 घंटे के भीतर कई ऐलान यहां पर किए हैं। इसके साथ ही शादी समारोह में, पारिवारिक कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। शादी समारोह में, पारिवारिक समारोह में मेहमानों की संख्या कम से कम रखी जाए और किसी भी सूरत में एक समारोह में इनकी 50 से अधिक संख्या नहीं हो सकती। इस तरीके की बात यहां पर की गई है। लेकिन सोचने वाली बात यहां पर यह है कि जब तक चुनाव वहां पर था तब तक कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था। तब तक ना तो मरीज सामने आए और ना ही वहां पर मौतों का आंकड़ा सामने आया है। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आए उसके बाद अचानक कोरोना बम का वहां पर विस्फोट हुआ और लोगों को याद आया कि पश्चिम बंगाल में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। तो कोरोना किस तरीके से पैर पसार रहा है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेतन सिंह जो कि बीजेपी से हैं और राजीव शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो मैं चेतन जी से जानना चाहूंगी कि बीजेपी से जो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चेतन जी, बीजेपी की जो सरकार है वो केंद्र में भी है और पश्चिम बंगाल में जहां पर चुनाव हुए हैं उसके बाद 24 घंटे के भीतर पाबंदियां लगाई गई हैं। क्या कहना है आपको, क्या लग रहा है? ममता बनर्जी जी की टीएमसी की सरकार थी। सरकार को चुनाव को लेकर के अगर कोई आपत्ति थी तो लिखित में चुनाव आयोग को भेजना था, केंद्र सरकार को भेजना था। लेकिन वहां की राज्य सरकार ने तो ऐसा कोई भी आवेदन नहीं भेजा कि नहीं अभी हालात ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई महामारी का दौर है इसलिए यहाँ पर अभी चुनाव कराना उचित नहीं होगा।
अब चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का काम है समय से चुनाव को संपन्न कराना। जब निर्वाचन आयोग को कोई भी राज्य लिख करके ये नहीं दे रहा है कि उनके यहाँ कोरोना की परिस्थितियां खराब हैं, विपरीत हैं, तो चुनाव आयोग कैसे रोक सकता है चुनाव? चुनाव आयोग का काम ही है चुनाव को कराने का। चुनाव आयोग ने अपना कार्यक्रम बना करके घोषित कर दिया है, और निश्चित रूप से चुनाव आयोग के कार्यक्रम के बाद में जो अचानक से जो एकदम से कोरोना के संक्रमण को लेकर के जो पूरे भारतवर्ष में वृद्धि हुई है, उससे सभी पूरे देश के सारे ही राज्य उससे प्रभावित है। कोई अब उससे बचा नहीं है, कोई अछूता नहीं है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, तो कोई बहुत डेंजरस जोन में भी है। जी चेतन जी, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लिखित में कोई आवेदन नहीं दिया, तो क्या सरकार को देख भी नहीं रही है कि किस तरीके से लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं? क्या केंद्र में बैठी सरकार पर इसका कोई जोर नहीं है कि हम ना कराएं चुनाव? यहाँ पर लोगों की जान से ज्यादा चुनाव जरूरी है। एक बार किसी भी राज्य की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद उस प्रक्रिया को बीच में मुझे नहीं लगता कि रोकना संभव होगा। हालांकि ये सारे विषय चुनाव आयोग के, चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्टता के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी और मद्रास हाई कोर्ट में भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है, और चुनाव आयोग ने भी बहुत साफ कहा है कि जो ये सारी बातें जो आज हमसे आप पूछ रहे हैं, इन सारी बातों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है केवल स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना, उसको हमने समय पर रहते हुए कराया। ये अगर इसको पूछना था तो ये आपको अपनी सरकार से पूछना चाहिए। आज मान लीजिए मध्य प्रदेश में अगर लॉकडाउन लगना है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी उसका फैसला करेंगे। कितना लगना है, इस स्तर पर लगना है, संपूर्ण लगना है, अर्ध लगना है, कर्फ्यू लगना है, रात्रि लगना है, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे ना। तो वहां के निर्णय तो ममता बनर्जी जी करना था। चुनाव की आचार संहिता में भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री ही काम देखता है। कम से कम आप उसको पूरी तरह से नहीं कर सकते तो आप अपनी सिफारिश तो भेज ही सकते थे ना। जी चलिए चेतन जी, आपसे लगातार हम बने रहेंगे और चर्चा भी आपसे जारी रहेगी। फरीद खान जो की टीएमसी नेता हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जी फरीद जी, जिस तरीके से बात अभी यहाँ पर चेतन जी से हमने की, उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी जी हैं उन्होंने कोई भी लिखित में एक आवेदन नहीं दिया है और चुनाव आयोग को भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि क्या लोगों की जान ज्यादा जरूरी है या चुनाव? भाई साहब की जानकारी में मेरे ख्याल से कुछ कमी है। ममता बनर्जी ने बार बार अपील की चुनाव आयोग से। सबसे पहले तो हमने शुरू में ही कहा था कि चुनाव इतना लंबा नहीं होना चाहिए, कोई देश का चुनाव नहीं, एक स्टेट का चुनाव हो रहा है जो 8 चरणों में हो रहा। फिर उसके बाद भी जो चुनाव चलता रहा तो हमारी नेत्री ने चौथे फेज के बाद ही बोल दिया था कि चुनाव को शॉर्ट कर दिया जाए, और अगर जिस तरह से कोरोना की महामारी फैल रही है, जिस तरह से लोग ग्रस्त हो रहे हैं, आप एक काम कीजिए, इसके बाद जितने भी चुनाव हैं उनको सारे के सारों को एक फेज में कर दीजिए ताकि शॉर्ट टाइम में काम हो जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने सिरे से उसको नकार दिया। अब ये किसका काम है? जो दीदी तो वहां पर इलेक्शन तो चुनाव आयोग करा रहा था, दीदी ने बार बार इसकी अपील की है। नहीं, अपील तो की फरीद जी, अपील तो की, वो हम भी जान रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, और अपील करने की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं सामने आई है। लेकिन अपील करने के साथ ही क्या चुनाव को टालना सही नहीं था? जो अब जो 24 घंटे के भीतर जो चीजें हो रही हैं वो भी चुनाव के नतीजों के बाद में, 24 घंटे के बाद में जो कोरोना विस्फोट यहाँ पर हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? फिर नहीं, हमारे यहाँ टालने की बात भी तो की जा सकती थी ना। नहीं, हमने तो यहाँ पर ऑलरेडी आंशिक लॉकडाउन हमारे यहाँ हो चुका है। हमारे यहाँ मॉल, रेस्टोरेंट, बार, ये बाजार सब बंद किए जा सकते। सिर्फ एशियन आइटम सुबह 7 से 10 और शाम को 3 से 5 तक की छूट दी गई है। बाकी हमारे आंशिक बंदी का माहौल है। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ है, दीदी के हाथ में जब भी कुछ आया है, हालांकि वो कार्यवाहक हैं, मगर उन्होंने सब कुछ ऑर्डर कर दिया है, और जैसे ही वो चलेंगे वो अपना नया स्टेप लेंगे क्या करना है। चलिए, आपसे भी हम बातचीत यहाँ पर जारी रखेंगे। राजीव शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दोनों पार्टियों से हमने बातचीत यहाँ पर की, चेतन जी से बात की जो कि बीजेपी से हैं, फरीद खान जी से बात की जो कि टीएमसी नेता हैं। बीजेपी कह रही है कि इस तरीके की जो चीजें हैं, जो लिखित में आवेदन है वो हमें यहाँ पर नहीं दिया गया, राज्य सरकार से आएगा तब जाकर बातचीत होगी। राज्य सरकार से जब हमने बात करने की कोशिश यहाँ पर की तो उनका कहना है कि लगातार बार बार यहाँ पर अपील की गई है, चुनाव आयोग ने इसको सिरे से नकार दिया है। तो इसमें जो लोग हैं जिनको कोरोना हो गया है, कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, इसमें क्या लगता है आपको सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार मतलब अपनी रोटियां यहाँ पर सेकती हुई नजर आ रही है। अंशुल, सबसे पहले बात यह है कि क्या ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने कोरोना की जांच कराने या कोरोना का इलाज करने से रोका था क्या? जी, ऐसा नहीं। ममता बनर्जी को चुनाव के दौरान
अपने स्वास्थ्य मंत्री को, अपने स्वास्थ्य सचिव को, स्वास्थ्य निदेशक को बुला करके ये निर्देश देने थे कि कोरोना की जांच कराई जाए, कोरोना की टेस्टिंग जांच कराई जाए, कोरोना की ट्रेसिंग कराई जाए और फिर ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन ममता बनर्जी को ये एहसास नहीं था कि वो चुनाव जीतने वाली है, तो वो तो ये कोरोना की सौगात बीजेपी की आने वाली सरकार को देना चाहती थी जी। एक ये छुपा हुआ एजेंडा था जो मैं समझता हूँ जी। अगर ममता बनर्जी को ये एहसास होता कि वो चुनाव जीत जाएंगी तो शायद ये कदम वो पहले उठाती, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट इस पर जोर देती। आपको अगर ध्यान हो, ये जो फरीद अली हैं अगर ये सुन रहे हो तो इन्हें कान खोल लेना चाहिए। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की कोरोना समीक्षा बैठक में हिस्सा तक नहीं लिया था। तो इससे ज्यादा उदासीनता, इससे ज्यादा नकारात्मकता और ममता बनर्जी की कोरोना को लेकर के जो लापरवाही है वो उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है कि उन्होंने ये जानते हुए कि चुनाव नहीं जीत सकती हैं, इसलिए कोरोना की बीमारी, कोरोना की सौगात वो आने वाली सरकार के मत्थे मरना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि किस तरीके से सरकार आकर के इस समस्या से परेशान हो सकती है। जी जी फरीद जी, आपसे जानना चाहेंगे हम आपको कि जिस तरीके से राजीव शर्मा जी ने उनका एक व्यक्तिगत जो नजरिया है वो रखा और इसमें उनका कहना है कि ममता जी जीत जाएंगी, ऐसा उनको नहीं पता था। ममता जी जो है वो जो स्थितियां अभी जो कोरोना के कारण होने वाली है वो आगामी सरकार को लेकर उनके मत्थे बढ़ना चाहती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ममता बनर्जी को लग रहा था कि चुनाव नहीं जीत पा रही थी, उन्हें ये रिजल्ट के सामने आ जाना चाहिए था कि कौन जीतने वाला था, कौन नहीं जीतने वाला था। ममता जी शुरू से ही कह रहे थे बाहरी लोग जो हम कह रहे थे, अगर हम कोरोना या कोविड के लिए अगर पहले से ट्रैकिंग बढ़वाई, क्या ट्रैकिंग करवाई, क्या ट्रीटमेंट बढ़वाया? हम जो आवाज कहने सब कुछ होता है, कुछ करना भी होता है। फरीद मियां, बात तो लोगों को छोड़ दिया कोरोना के मुंह में मरने के लिए। आप लोग तो बात वो है कि उल्टा झूठ कोतवाल को डाके। हम तो बार बार कह रहे थे जैसे बाहरी लोग आपको अरे कहना क्या होता है, करना भी होता है कुछ, करना भी होता है कुछ। क्या क्या उन्होंने, वो मुख्यमंत्री थी उस वक्त भी, और उसने ट्रैकिंग करवा सकती थी, ट्रेसिंग करा सकती थी, ट्रीटमेंट करा सकती थी। वो प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में भी शामिल नहीं हुई। हम सरकार में नहीं है, उसके बावजूद कि हमने हमारा लॉकडाउन करने का इरादा नहीं, हम लोगों को जिंदा मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग परवाह करते हैं, इसलिए हमने आंशिक लॉकडाउन किया है। बिल्कुल परवाह नहीं करती, बिल्कुल परवाह नहीं की, जो मास्क लगाने का पालन बिल्कुल परवाह नहीं करना अनिवार्य कर दिया है। परवाह तो आप लोगों को नहीं है, जो आप लोग पूरे देश से लोगों को लाकर यहाँ पर कोरोना ठेल कर चले गए हैं, धकेल कर चले गए हैं। आज आपके सीआरपीएफ वाले, सीआईए वाले कितना लोग कोरोना पॉजिटिव है। अपनी मानसिकता को सुधारिए फरीद अली, अपनी मानसिकता सुधारिए। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। अपनी मानसिकता सुधारिए, वो यहाँ पर अपनी मानसिकता सुधारिए। आप लोगों ने ममता बनर्जी ने बंगाल को कोरोना के मुंह में धकेल दिया। आप लोग चाहते थे कि ममता बनर्जी ने कोरोना के मुंह में धकेल दिया बंगाल को। आप लोग बाहर से लाके यहाँ फैला के गए, और अब आप लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात करते हैं, इल्जाम तलाशी करते हैं। और आप लोग अरे अपनी मानसिकता सुधारो यार फरीद अली। मैं जर्नलिस्ट हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं वहाँ जाकर नहीं पहुँचा हूँ। दोषारोप करने की है, मानसिकता आपकी सही नहीं है, बात करने का तरीका आप लोग सीखिए भाई। चलिए फरीद जी, लेकिन एक बात तो ये है कि वाकई में राजीव शर्मा जी जैसा कह रहे हैं कि क्या वाकई में उनको टेस्ट नहीं कराना चाहिए था? क्यों इस तरीके की जो एहतियात है वो नहीं बरते गए? किसने कह दिया आपसे राजीव शर्मा कह देंगे कि टेस्ट नहीं हो रहा? मैं राजीव शर्मा जी का समर्थन नहीं कर रही हूँ सर, राजीव शर्मा जी का समर्थन मैं नहीं कर रही हूँ। ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का जो एहतियात था वो बरतना चाहिए था। पूरे टेस्ट कर रहे हैं, कितनी ट्रैकिंग हुई, कितना ट्रीटमेंट हुआ, जवाब दे। अगर इनके पास आते हैं तो बताएं, और ये बताइए किस तरीके से एक रात में किस तरीके से ये सब पड़े। और ये लोग तो सिर्फ बाहर से लाकर यहाँ पर कोरोना के लोगों को और यहाँ घुसा कर चले गए ताकि कोरोना और बढ़े, क्योंकि पीछे लोग जानते थे पीछे लोग यहाँ सरकार में नहीं आएंगे, और जब ममता बनर्जी सरकार में आने वाली है उनको इतने ज्यादा कोरोना पेशेंट वहाँ पर। फरीद अली अपनी मानसिकता सुधार लो। 5 साल में बड़ी चीज नहीं होती है,
हम हर चुनाव जीतना बड़ी चीज नहीं होती है, सबसे बड़ी होती है पब्लिक को समझना, पब्लिक को स्वास्थ्य सेवा देना। आपकी चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री की कोरोना मीटिंग में शामिल नहीं हुई। इससे ज्यादा लापरवाह और कौन हो सकता है? लापरवाह तो आप लोग हैं, आपके नेता। फरीद जी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि राजीव शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। अब आप लोग जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें आप वरिष्ठ पत्रकार को ऐसे नहीं बोल सकते सर। तो वरिष्ठ पत्रकार जी से उनको ये पता करना चाहिए, यहाँ की सच्चाई समझ नहीं सकते, उनको यहाँ की सच्चाई मालूम नहीं है। दिल्ली में वो बैठे हुए हैं। अरे सच्चाई मालूम है, सच्चाई मालूम है। मैं कोलकाता से लोटा हूँ, मैं देखा है। दिखा रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। समझो अपनी चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप अनवांटेड कुछ भी बकते हैं और दुनिया उसको सुने। आपके मुख्यमंत्री ने लापरवाही की है, आपके मुख्यमंत्री ने अपराध किया है, आपको स्वीकार करना चाहिए। करने का क्या मतलब? आपको स्वीकार करना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री ने अपराध किया है, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं दिया, लोगों की टेस्टिंग नहीं कराई। हमारे यहाँ पूरी टेस्टिंग हो रही है, ये आप आके रिकॉर्ड आके देख लीजिए, उसका अपने आप रिपोर्ट बनाइएगा। अभी लोग रिपोर्ट बना रहे थे ना कि यहाँ पर भाजपा जीत रही, आप लोग सारी रिपोर्ट फेल हो गई। पहले आप लोग अपनी पत्रकारिता का नजरिया ठीक कीजिए। आप लोग खाली एक बात करते हैं। पत्रकारिता को मत सिखाइए, पत्रकारिता मत सिखाइए। आप देखिए कि आपके मुख्यमंत्री ने क्या किया। आपके मुख्यमंत्री जानती थी कि वो नहीं जीत रही है, इसलिए कोरोना की बीमारी आने वाली सरकार के मध्य बनना चाहती थी और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम तो समर्थन कर रहे हैं कि हमारी समर्थन कर रहे हैं लगातार। बताइए छोड़िए, वो प्रधानमंत्री की कोरोना रिव्यू मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुई? एक बार नहीं, दो बार नहीं। हम ही करेंगे। आप दिल्ली में प्रधानमंत्री की मीटिंग में शामिल नहीं होगी, वो कोरोना को गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे। जो बेड वहाँ पर ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, जो बेड पे लोगों को लिटा दिया जा रहा है, तो दूसरे लोगों को। अरे आप अपने ठीक है फरीद जी, अगर आपकी बात का भी यहाँ पर समर्थन कर लिया जाए, फरीद जी एक मिनट, आपकी बात को भी अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया गया, फरीद जी बंगाल की जनता हमारी जनता है, हम लोग उसको बहुत अच्छे से देखें। ठीक है सर, लेकिन बंगाल की जनता आपकी जनता है, तो 103 लोगों की मौत जो कि सर्वाधिक मानी जा रही है वहां पर, उस पर आप क्या कहेंगे? 103 लोगों की मौत वहां पर एक दिन में हुई है। अगर वहां पर टेस्टिंग हो रही है, वैक्सीनेशन वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बंगाल की जनता हमारी जनता है, तो मुख्यमंत्री का काम ये नहीं था कि उन लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाले, या हम मौत के मुंह में क्यों ढकेले? अगर टेस्टिंग वहां पर हो रही है तो फिर इस तरीके की चीजें क्यों सामने आई? बिल्कुल अंशु जी, लेकिन आपको ये बात देखना पड़ेगा कि हम तो बार बार, हमारी नेत्री बार बार इलेक्शन कमीशन से बोल रही थी इलेक्शन शॉर्ट कराया जाए, बीमारी बढ़ रही है लग रही है। इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं सुनी। हमारे यहाँ तो टेस्टिंग बराबर चल रही है, इलाज बराबर चल रहा है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल की हमारे यहाँ बेड की कोई कमी नहीं। कोरोना की बीमारी का बदनाम किया जाए, ये बात अच्छी नहीं है अंशु जी। चलिए चेतन जी, ये जो वार्तालाप आपने भी सुनी होगी, जिसमें सरकार को लगातार घेरा जा रहा है कि इलेक्शन कमेटी ने नहीं सुना, आंशिक लॉकडाउन की बात यहां पर की जा रही, लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, और 103 लोगों का जो मौत का मामला है, जो कि एक दिन में काफी सर्वाधिक यहां पर माना जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे कि वाकई में इलेक्शन कमेटी ने इनकी बात नहीं सुनी? देखिए, इनके चाल चरित्र, चेहरे में सब में दोगलापन छिपा है। अब मैं कहूंगा तो इनको लगेगा कि मैं राजनीतिक भाषा बोल रहा हूँ। ममता दीदी क्या कहती है, क्या करती है, अब मुझे बताइए। कल चुनाव परिणाम आने के बाद प्लास्टर अपने आप निकल गया। ये तो दिख रहा है ना, लोग देश देख रहा है इतने दिन से आप प्लास्टर पर हैं। ठीक है, चुनाव में आप परिणाम आपके पक्ष में, आप भारतीय जनता पार्टी के 33 कार्यकर्ताओं पर कल प्राणघातक हमले, जिसमें जो अभी मुझे जानकारी 4 लोगों ने अपने प्राण बलिदान कर दिए कल की कल। इस तरह की जीत इनके मुंह पे तमाचा है। ये किस तरह का गुंडा राज, किस तरह के रक्त रंजित राजनीति ये बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे अर्धसैनिक बलों को लेकर के इनके विचारे जहर इनका भरा है, इनकी विचारधारा में जहर भरा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन जैसे लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि देश के साथ गद्दारी मत करो, देश के साथ मत खेलो, देश की सेना के साथ मत खेलो, इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। इसलिए देश पहले, चुनाव 4 दिन के थे, चुनाव हो गए, जो जनता ने जनादेश दिया हमको स्वीकार है, हमको पूरा जनादेश नहीं दिया वो भी स्वीकार है। और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहीं ना कहीं बंगाल की जनता का आभार भी व्यक्त करता है, कृतज्ञता प्रकट करता है कि 3 सीट से हमको आपने 77 पर ले जाकर के खड़ा किया। हम फिर से इस मिशन में लगेंगे, हम फिर से उनका विश्वास अर्जित करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन आज अगर जनता ने आपको विश्वास दिया है तो उस विश्वास को विष के साथ आग जलाने का काम आप मत करिए। आग से खेलने का काम जिन लोगों ने भी किया है, देश की राजनीति में ही नहीं, सारे विश्व के मंडल में, वे कभी सुरक्षित बचे नहीं हैं। इसलिए आज जवाबदारी आपकी दोहरी है। ममता जी तो चाह रही थी कि मैं सरकार से बाहर हूं, सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री चुनाव आयोग पे फोड़ती और यही सब ईवीएम को गाली बक रहे होते। कहते ईवीएम ने इनको चुनाव जितवाया, ईडी ने, बीडी ने, सीडी ने, आईबी ने, सीबीआई ने, ये सब इनके शब्द होते। लेकिन जब वहां की जनता ने हमें वो अपेक्षित जनादेश नहीं दिया तो इस तरह के स्वर इनके केवल नहीं निकल रहे। नहीं तो आज ये सब बैठ करके इसी प्रकार का विलाप करते जैसे हमने लोकतंत्र का चीरहरण किया। जैसे आज बंगाल में इनको लोकतंत्र में विजय मिलने के बाद जो चीरहरण वहां नंगा नाच हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी कार्यकर्ताओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनपे खुलेआम खुले हथियारों से पुलिस खड़ी है। मैंने कई विजुअल देखे, पुलिस मुंह बंद करके। क्या ऐसे प्रांत में किसी भी चुनी हुई सरकार को चंद मिनट भी रहने देना चाहिए? आने वाला समय बंगाल के लिए मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा है। हम तो अभी भी प्रयास करते हैं। आप भी इस चीज को मानते हैं कि ममता जी को कहीं ना कहीं आभास हो गया था कि अब वो चुनाव नहीं जीत सकती और आने वाले जो सरकार है उसके ऊपर वो ठीकरा फोड़ेंगी? क्यों, ममता जी ने तो अपनी चुनावी रैलियों में कहा था कि ये ईवीएम में सब इनकी है, ये सब धोखा कर रहे, चुनाव आयोग इनसे मिला है, मुझको चुनाव हरवाने की इनकी पूरी साजिश है, वो स्वीकार करती थी। वो अलग बात है कि जनता का जनादेश ममता दीदी के साथ गया। और हम तब भी कहते थे, हम आज भी कह रहे हैं कि जिस ईवीएम को लेकर के आप लोग रोना रोते हो ना, एक्चुअल में ये जनता का दिया हुआ जनादेश भले आज हमारे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि दिए हुए जनादेश का कहीं ना कहीं हम अपमान करते हैं। जो लोग, जो सारे दल एक साथ हाथ उठा करके मांग कर रहे थे, आज एक की भी आवाज नहीं आ रही। आप देखिए इस राष्ट्रीय किसी भी चैनल पर, राष्ट्र के मीडिया पर, प्रदेश के मीडिया पर उन सारे नेताओं का कहीं सुर नहीं है कि चुनाव में धांधली हुई, ईवीएम ने गलत किया या ईवीएम ने हमको धोखा दिया। क्यों? क्योंकि आज उनके मन माफिक सरकार बन गई, गुंडे, मवाली, घुसपैठियों की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल रिजल्ट के साथ जलना प्रारंभ हो गया। जिन लोगों ने वहां पर काम किया, जिनकी तो बात छोड़िए, जिन्होंने ममता बनर्जी बहन को हराया चुनाव, वहां से निकलता ही पथराव, आगजनी, ये क्या है? ये क्या तमाशा बना करके रखा है? एक मध्य प्रदेश है, कल हमने दमोह में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, कहीं पत्ता हिला है तो बताइए बहन जी, इनको बताइए आप फरीद मियां को कि ये है लोकतंत्र, ये है सच्चे लोकतंत्र की भाषा। हम हारे हैं, जनता का दिया हुआ जनेश सिर झुका करके स्वीकार है, सिर झुका करके। हमारी कमियां हैं, हम उसका मंथन करेंगे, हमसे कहीं गड़बड़ियां हैं उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम हमारे विरोधी कार्यकर्ताओं को घर पे पत्थर फेंके, आग लगाएं या उनको अपमानित करने का काम करें। जी चेतन जी, लेकिन एक और बात यहाँ पर सामने आई है कि चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम जश्न नहीं मनाएंगे, जश्न का दौर यहाँ पर नहीं चलेगा। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह का एक बयान देने के बाद वो लोगों की सहानुभूति लेना चाहती हैं कि मैं इस पक्ष में नहीं थी, चुनाव किया गया और उसके बाद मैं जीती? कैसी है बात कर रही हैं आप? तो बहन मत बोलो, सारे टीवी चैनल फूट फूट के दिखा रहे हैं जश्न पे जश्न मन रहा है। किसने कहा नहीं मनेगा जश्न? सारे लोग जश्न मना रहे हैं। और चुनाव आयोग के, मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में चुनाव आयोग का निर्देश था कि कोई भी विजयी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकालेगा। जश्न मनाए जा रहे हैं, लेकिन उनका कहना तो था ना कि हम चुनाव जीतने के बाद जश्न नहीं मनाएंगे। कहने से क्या होगा? जो दिख रहा है वो तो देखो। कहने के बाद अगर मन रहा है तो आपकी दोहरी नीति, फिर वही वाली बात कहूंगा कि दोगला चरित्र आपका सामने आ रहा है। इधर आप कह रहे हो हम जश्न नहीं मनाएंगे, उधर आपके पार्टी और आपके तमाम गुंडे जश्न में डूबे हुए पड़े हैं। आने वाला समय बंगाल इसकी कीमत चुकाएगा, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है, क्योंकि रक्त रंजित राजनीति का इतिहास इस देश में किसी ने स्वीकार नहीं किया है। चाहे वो बंगाल की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे बिहार की हो, चाहे मध्य प्रदेश की, इसका भी अंत होगा। मैं तो अभी भी फरीद मियां से निवेदन करना चाहता हूं कि एक सच्चे लोकतंत्र में अगर आस्था है, सच्चे लोकतंत्र के पैरी हो, तो ये खून खराबे की राजनीति करना बंद करो। जनता ने आपको आपके मुद्दे पर समर्थन दिया है, निश्चित रूप से आपको उमंग होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, लेकिन इस उल्लास में दूसरे का घर जलाने का, किसी का घर उजाड़ने का काम करोगे तो दोस्त याद रखना, आपके पत्थर भी आप पर चलने को तैयार मिलेंगे। जितने पत्थर आज आप फेंक रहे हो, ये पत्थर रिवर्स भी होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन जी आपका, राजीव शर्मा जी आपका और फरीद खान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो बात हम यहाँ पर कर रहे थे कि बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद इस तरह का कोरोना विस्फोट होना, बीजेपी से बात की,
टीएमसी से बात की, इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार से भी बात की और कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल कर आई है कि चुनाव आयोग के ऊपर जो ठीकरा यहाँ पर फोड़ा जा रहा है और बीजेपी के ऊपर जो यहाँ पर बात की जा रही है, बीजेपी अपना बचाव यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ही बात यहाँ पर सामने आई है कि राजनीतिक रोटियां तो यहाँ पर सेकी गई हैं और सिर्फ अगर यहाँ पर किसी का दिक्कत यहाँ पर आई है और आम जनता को सिर्फ मौत के मुंह में धकेला गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।